जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। क्योंकि आप लोगों को मैं कई बार बता चुका और आज फिर बता रहा हूँ, जब तक एनसीईआरटी चल रही है आप लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जो भी पार्ट अलग अलग क्लासेस में दिया होगा, सबको मैं एक जगह लाकर कंपाइल कर दूंगा। उसका हिंदी और उसका इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप क्लास में केवल चीज़ों को समझिए और पीडीएफ से रिवीजन कीजिए। अलग से लिख कर मतलब ऐसा नहीं कि पूरी बातें लिखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसा कल मैंने आपको समझाया था उतना ही लिखना है। तो सारी बात आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल यहाँ पर समझिए, अपने आधारभूत समझ को विकसित कीजिए। बेस आपका क्लियर हो जाए तो जब हम ये ख़त्म कर लेंगे, जब पीसीएस का सिलेबस हम प्रॉपर शुरू करेंगे, तब वहाँ जब मैं लिख कर पढ़ाऊँगा तो जो मैं लिखूँगा आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहिएगा। क्लियर है? तो आप सभी लोगों को नमस्कार। साहिबा, शिवा, आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए तो शुरू करते हैं आज के अर्जुन, मोहित, वशुम। जी हाँ अनु, आपने अगर सार बैच से एनसीईआरटी की है तो आप उसी नोट्स को दोहराइए, है ना। उसमें तो हम लोग एनसीईआरटी के अलावा अतिरिक्त भी पढ़ाए हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ाए हैं, एनसीईआरटी के अलावा भी पढ़ाए हैं। वो बड़ा सारगर्भित नोट्स है, यहाँ केवल एनसीईआरटी में रहेगा क्योंकि जो बच्चों की आधारभूत समझ नहीं है वो डेवलप की जाए। आज का जो हमारा टॉपिक है, और देखिए आज की क्लास में हम कहाँ तक जा पाएंगे उसके आधार पर हम चलेंगे आगे। और आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। वायुमंडल की संरचना, अभी आप लोगों ने वायुमंडल का संगठन पढ़ा था, पढ़े थे हम लोग ना, संगठन। और संगठन में हमने देखा था कि वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है। संगठन में क्या था, वायुमंडल किन किन तत्वों से मिलकर बना है। तो आपने देखा गैस से मिलकर बना है, आपने देखा जल वाष्प से मिलकर बना है, आपने देखा एरोसॉल यानी धूल कण से मिलकर बना है। ठीक, तो ये संगठन में आ गया। अब हम देखेंगे इसकी संरचना, स्ट्रक्चर देखेंगे। जब हम संरचना की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। अब स्ट्रक्चर को हम दो तरीके से देखते हैं, एक टेम्परेचर के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, और दूसरा हम इसके रासायनिक स्ट्रक्चर के बेस पे, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, तो रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक, लेकिन एनसीईआरटी अभी आपको केवल तापमान के आधार पर बताएगी। तो तापमान के आधार पर वायुमंडल की संरचना को देखेंगे। बात क्लियर? अब ध्यान रखिए, वायुमंडल को तापमान के आधार पर अलग अलग परतों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, दूसरी उसके ऊपर की परत है। अभी मैं आगे चित्र बनाते हुए बताते जाऊंगा, पहले सुन लीजिए। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर की परत है स्टेटोस्फियर यानी समताप मंडल, उसके ऊपर मेसोस्फियर मध्य मंडल, उसके ऊपर थर्मोस्फियर यानी तापमंडल, और सबसे ऊपर एक्सोस्फियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ शुरू करेंगे ट्रोपोस्फियर को, क्षोभ मंडल को। यानी अगर हम देखें, पहली परत है क्षोभ मंडल, इस परत के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। अगर हम पृथ्वी की सतह से, है ना, जैसे अब अभी जो मैं आपको समझा रहा था कि ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, तो पृथ्वी के ऊपर एक परत, फिर दूसरी परत, फिर तीसरी परत, फिर चौथी परत, फिर पांचवी परत, है ना। एक परत, दो परत, तीन परत, चार परत, पांच परत,
ये हो गया ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर, ये मेसोस्फियर, ये थर्मोस्फियर, ये एक्सोस्फियर। इस तरह से परतें हैं, लेयर्स में डिवाइड हैं। अलग अलग पार्ट का अलग अलग टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर के बेस पे हम देखेंगे। इसमें सबसे पहली जो परत है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर। ये है यानी क्षोभ मंडल। मुझे लगता है इसका एक चित्र एक साथ में बना दूं तो आप लोगों को और आसानी होगी, तो मैं पहले एक चित्र बना देता हूं, है ना। यहाँ एक चित्र बना देता हूं ताकि आपको और आसानी समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहली परत है ट्रोपोस्फियर, 8 से लेके 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अभी बताऊंगा क्यों और कैसे, लेकिन सिर्फ सुन लीजिए। यानी इसे हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। क्लियर। इसके बाद 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। यानी समताप मंडल। इसके ऊपर परत होती है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, इसे कहते हैं मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। इसके बाद 400 किलोमीटर की ऊंचाई, इसे कहते हैं थर्मोस्फीयर, ताप मंडल। और सबसे ऊपर होती है, एनसीईआरटी क्लास 6 में जाओगे तो 1600 मिल जाएगा, वैसे सामान्यतः 1000 किलोमीटर की ऊंचाई, इसे कहते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक, बहिर्मंडल। क्लियर। इस तरह परतों में डिवाइड कर दिया गया है। हर परत का तापमान अलग अलग है, इसलिए तापमान के आधार पर इसे डिवाइड कर दिया गया है। 8K तक कौन सी लेयर? 8 तक? अरे भाई रुक जाओ, थोड़ा ठंड रखो ना, सब बताऊंगा। ठीक, ये किलोमीटर है, यहाँ किलोमीटर है। 8 से 18, 8 से 18 ये। अब हम इस भाग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक ठीक, इसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। देखिए, ये है पोल और ये है इक्वेटर। एक भूमध्य रेखा, यहाँ है 8 किलोमीटर की ऊंचाई और यहाँ है 18 किलोमीटर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम पृथ्वी की सतह पर हैं, अगर हम ध्रुवों पर हैं, यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, तो ये ध्रुव है, ये ध्रुव है। ध्रुव से केवल 8 किलोमीटर ऊपर जाएंगे और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे, तो हमारे क्षोभ मंडल की जो मोटाई बनेगी ऐसे 8 किलोमीटर, यहाँ 18 किलोमीटर। तो ऐसे है ये हमारा क्षोभ मंडल। एक भूमध्य रेखा पर ज्यादा मोटा है, ध्रुवों के पास पतला है। क्यों है अभी बताऊंगा। तो अगर हम क्षोभ मंडल की बात करें तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, यानी औसत रूप से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। लेकिन अगर हम ध्रुवों के ऊपर जाएं तो ये केवल 8 किलोमीटर तक मिलेगी। अगर भूमध्य रेखा से ऊपर जाएं
तो ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगी। क्लियर? आप देख रहे हो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर केवल 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये प्राप्त होगी। क्लियर? इसलिए ये लाइन तिरछी आई है। तो क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा रेखा है वो ऐसे तिरछी है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। क्लियर? अब ऐसा क्यों होता है कि पोल पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर इक्वेटर के ऊपर 18 किलोमीटर, ऐसा क्यों है ये बात समझ लेते हैं। देखिए यही स्थिति है, 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, ठीक, और औसत रूप से कह दिया जाए तो 13 किलोमीटर, यही स्थिति है ट्रोपोस्फियर की। ऐसा क्यों है? देखिए आपको पता है ये हम पोल के ऊपर गए, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा से ऊपर जा रहे हैं। आपको पिछली क्लास में आप बताया था कि भूमध्य रेखा इक्वेटर पर तापमान अधिक होता है, याद आया? और आपको यह भी बताया था कि पोल पर तापमान कम होता है। अगर तापमान अधिक होगा तो कहीं भी हवाएं जो हैं गर्म हो जाएंगी और गर्म होकर जितनी ही अधिक गर्म होगी उतनी ही गर्म होकर उतनी ही अधिक ऊंचाई तक जाएंगी। ठीक, तो यहां पर हवा ज्यादा गर्म है, चूंकि तापमान अधिक है तो हवा गर्म होकर ज्यादा ऊंचाई तक चली जाती है। हवा गर्म होकर ज्यादा ऊंचाई तक चली जाती है, जबकि जब तापमान कम होगा तो हवा संकुचित हो जाती है, ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठने लगती है। तो आप इसको इस तरह समझिए कि हमारे पास दो कॉलम हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। यहाँ तापमान अधिक है तो यहाँ की गैस फैलकर ज्यादा ऊंचाई तक चली गई, फैल गई। तापमान बढ़ाने पर किसी चीज का आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। गर्मियों के समय आप ऐसे फैल कर सोते हो, लेकिन जब सर्दियों का समय आएगा तो हवाएं ठंडी हो जाएंगी और यही गैस जब तापमान कम हो जाएगा यही गैस ठंडी होकर कम जगह घेरेंगी, संकुचित हो जाएंगी, पास पास हो जाएंगी, नजदीक नजदीक हो जाएंगी, ये नीचे बैठ जाएंगी। ठीक, तो आप देखिए यहां पर ऊंचाई कम हो गई और यहां पर ऊंचाई अधिक हो गई। यहां कहां तक चली गई? 18 किलोमीटर तक। यहां कहां तक रह गई? 8 किलोमीटर तक। तो चूंकि पोल के ऊपर तापमान कम होता है, तापमान कम होने की वजह से हवाएं ठंडी होकर भारी होकर नीचे बैठ जाती हैं, इसलिए पोल के ऊपर क्षोभ मंडल की ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर तक होती है। और भूमध्य रेखा पर चूंकि हवाएं गर्म होती हैं, क्यों गर्म होती हैं? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं अधिकांश समय पर, इसलिए अधिक तापमान मिलता है और अधिक तापमान मिलने के कारण हवाएं ज्यादा गर्म हो जाती हैं और गर्म होकर अधिक ऊंचाई तक चली जाती है। तो ये 18 किलोमीटर ऊंचाई तक संवहन करके पहुंच जाती हैं, ऊपर उठकर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक चली जाती हैं। इसलिए भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक है और जिसके कारण हवाएं संवहन कर वायु क्या कर गई? संवहन। आगे मैं बताऊंगा संवहन क्या होता, बस संवहन कर आप यूं समझिए, कोई पार्ट गर्म होकर जब ऊपर उठती है, ऊपर जाती है, तो उसे कहते हैं संवहन। संवहन कर अधिक ऊंचाई तक चली जाती है और यहां ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? राधा जी, आप पहले से पढ़े हो तो आपके लिए स्पीड तेज कर सकता हूं, लेकिन जो बच्चे नए हैं, जो एकदम कम जानते हैं, उनके लिए मैं स्पीड कैसे तेज कर सकता हूं? आप मेरी मजबूरी तो समझिए, केवल मैं एक बच्चे को तो नहीं पढ़ा रहा हूं। इस समय क्लास में मैं बताऊं कितने बच्चे जुड़े होंगे, एग्जैक्ट बता देता हूं। अभी इस समय 192 बच्चे क्लास में हैं प्रेजेंट में। अभी ये बढ़ते चले जाएंगे, लगभग 300 बच्चे क्लास
इस समय लगभग 300 बच्चे क्लास में आ रहे हैं। वो ऐप की गड़बड़ी की वजह से किसी का कोई नहीं जुड़ पा रहा है, कोई जुड़ पा रहा है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो मुझे सबको लेके चलना है राधा जी, है ना। इतनी बात क्लियर। अब दूसरी बात देखिए, मैंने बात की थी तापमान की, मैंने बात की थी तापमान की। देखिए वायुमंडल का ये सबसे निचला परत है, यहाँ जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाओं का मतलब यहीं पर हम सांस लेते हैं, यहीं पर जीवन है, यहीं पर पेड़ पौधे वनस्पतियां सब इसी क्षोभ मंडल के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल के अंदर ही जीवन जीने की सभी अनुकूल दशाएं उपलब्ध होती हैं। ठीक, ये पॉइंट हो गया, विषुवत रेखा हो गया, ये भी हो गया। हाँ, तापमान, ह्रास दर और तापमान को बता देता हूं अगले पॉइंट के साथ। देखिए अब जरा ध्यान से यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम सतह से ऊंचाई पर जाएं, सतह से ऊंचाई पर जाएं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होता है? सतह से ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, सतह से ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसों का घनत्व कम होता है। अब आप कहोगे ये कैसे होता है? अब जरा देखिए, मान लीजिए मैंने ये रीजन लिया, ये रीजन लिया, इसको भाग, ये पूरा क्षोभ मंडल ही है, थोड़ा तिरछा बना नहीं तो आप कंफ्यूज करोगे। चलिए ये भाग लिया ऐसे, है ना। हम यहां से ऊपर जा रहे हैं और टुकड़ों में तोड़ दिया इसको, है ना। अब हम यहां से ऊपर जा रहे हैं, हम यहां से इस भाग में पहुंचे, यहां से ऊपर जा रहे हैं, हमको तापमान कम होता मिलेगा। क्यों कम होता मिलेगा? इस भाग में अगर देखा जाए तो गैस का घनत्व तो अधिक है, इसमें गैस का घनत्व अधिक है। इसके ऊपर जाएंगे तो गैस थोड़े दूर दूर मिलेंगे, गैस थोड़े दूर दूर मिलेंगे। इससे ऊपर जाएंगे तो गैस और दूर दूर मिलेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो गैस और दूर दूर मिलेंगे, इससे ऊपर जाएंगे तो गैस और दूर मिलेंगे, और दूर मिलेंगे, और दूर मिलेंगे। ठीक, गैसों का घन तो आप देख रहे हो, सबसे अधिक गैस यहां पर है, उससे ऊपर और कम, उससे ऊपर और कम, उससे ऊपर और कम, उससे ऊपर और कम, उससे ऊपर और कम। बात क्लियर। अब हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए यहां से हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस लैप्स कर जाता है पर किलोमीटर। फिर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गए तो तापमान फिर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। फिर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गए तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। अब आप कहोगे कि हर किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो कारण है गैसों का घनत्व कम होता है। तो गैसों के घनत्व के कम होने से क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से तापमान कम हुआ? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आप अपने हाथ को ऐसे, हाथ को पास पास रखिए और ऐसे टकराइए, जल्दी जल्दी टकराइए। जब आप अपने हाथ को जल्दी जल्दी टकराएंगे तो आपका हाथ जल्दी और ज्यादा गर्म हो जाएगा। अब हाथ दूर रखिए और ऐसे टकराइए दूर से, तो आपका हाथ देर में गर्म होगा और कम गर्म होगा। यहां पर गैस पास पास है, गैस के कण पास पास होने की वजह से ये गैस के कण आपस में जल्दी जल्दी टकराते हैं, और जब जल्दी जल्दी टकराते हैं
तो इनका तापमान ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि यहाँ गैस दूर दूर है तो धीरे धीरे टकराएंगे, मतलब देर में टकराएंगे तो कम तापमान। यहाँ और दूर दूर है और कम तापमान, यहाँ और दूर, यहाँ और दूर, तो गैस के कण जितने ही दूर होते चले जाएंगे, यानी गैसों का घनत्व जितना ही कम होता चला जाएगा, वैसे ही गैस के कणों के टकराने की जो समय दर है वो बढ़ती चली जाएगी, यानी देर में टकराएंगे। और जब देर में टकराएंगे तो तापमान कम होगा। और यही कारण है कि सतह से ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है। इसे कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर। और ये दर होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी अगर हम 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएं तो तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। इस तो क्षोभ मंडल में प्रत्येक किलोमीटर पर तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस के लैप्स रेट से, घटने की दर से घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि गैसों का घनत्व तो ऊंचाई के साथ साथ कम होता चला जाता है, और जब कम होगा तो गैस के कण देर में टकराएंगे, इसलिए तापमान निचली सतह की तुलना में ऊपरी सतह में कम होता है। अरे भाई, अरे शिखर गजब आदमी हो। शिखर, पहले शिखर की बात कर लेते हैं, फिर एक बच्चा और है। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। अब 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, 1000 मीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस, तो 1600 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस। भैया वो मीटर में आप लिख दिए हो, दोनों सही है। आपने क्या लिखा है? 165 मीटर, इसी को हम लिख देंगे 165 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस। ये मीटर में लिख दिया गया, ये किलोमीटर में है, दोनों एक ही है। इतना तो समझ में आना चाहिए भाई। किलोमीटर और मीटर नहीं बदलने आता, फिर क्या कर रहे हो आप? अब ये बताऊंगा किलोमीटर को मीटर में कैसे बदला जाता है। प्राइमरी के बच्चे थोड़ी हो आप। हाँ, सिमरन कह रही है ज्यादा क्यों नहीं हो रहा है? ए भगवान, अरे कैसे ज्यादा होगा आप बताओ? ज्यादा कैसे होगा? सतह के पास यहां मान लीजिए 1000 कण हैं, सुन लीजिए 1000 कण हैं, 1000 कण नजदीक नजदीक हैं, सारे कण नजदीक नजदीक हैं। पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास तो आप भूल जाते हो, मैं कहता हूं रिवीजन करके आया कीजिए मेरी क्लास में, लेकिन रिवीजन क्यों करूं? मैं तो महामहिम हूं, मुझे तो सारी बातें याद रहती हैं, मैं तो भगवान हूं, मुझे क्यों भूलेगी कोई चीज? नहीं रिवीजन करेंगे? अरे क्यों नहीं करोगे? मान लीजिए यहां 1000 गैस के कण हैं और ऊपर जाने पर 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यहां पर क्षेत्रफल नहीं, क्यूब में है, वॉल्यूम है। यहां पर 700 गैस के कण हैं और ऊपर गए तो यहां 500 गैस के ही कण हैं, और ऊपर गए तो यहां 300 गैस के ही कण हैं, और ऊपर गए तो यहां 100 गैस के ही कण हैं। तो यहां 700 गैस के कण दूर दूर हो जाएंगे इसकी तुलना में। ये जल्दी जल्दी टकराएंगे तो तापमान अधिक होगा। ये जल्दी नजदीक है ना, तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। ये देर में टकराएंगे तो इसकी तुलना में तापमान कम होगा। ये और देर में टकराएंगे क्योंकि दूर दूर है। इतने ही क्षेत्र में वैसे तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ऊंचाई पर जाने पर वॉल्यूम बढ़ता जाता है। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, इस भाग का वॉल्यूम इस भाग से कम होगा, है ना? तो वॉल्यूम बढ़ता, फिर भी मैं आपको उसको कांस्टेंट मान के समझा रहा हूं। यहां कम गैस, यहां और कम गैस है, यहां और कम गैस है, यहां और कम गैस है। तो जितना कम गैस रहेगा उतना देर में टकराएगा। खूब दूर दूर है, 5 किलोमीटर, ऐसे मान लीजिए 1 किलोमीटर, 100 मीटर दूर है। और ये वाले जो है
जल्दी 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 टकरा रहे हैं। तो जहां कण जल्दी जल्दी टकराएंगे यहां तापमान ज्यादा बढ़ेगा। यहां के कण इसकी तुलना में देर में टकरा रहे हैं कम, यहां के कण इसकी तुलना में देर में टकरा रहे हैं और कम, यहां के कण इसकी तुलना में देर में टकरा रहे हैं और कम, यहां के कण इसकी तुलना में देर में टकरा रहे हैं और कम, इसलिए कम हो रहा है तापमान। दूसरी बात 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, हाँ ये वैज्ञानिक डाटा है। वैज्ञानिक जब इस पार्ट का रिसर्च किए तो देखे हर किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस ही तापमान कम हो रहा है कि गैसें इस आधार पर। जी हाँ दीपक, एकदम सही, क्लियर। ये कहानी हो रही है तापमान कम होने की। अभी राधा जी कह रही थी बहुत तेज चलिए, भाई इतना ही नहीं समझ में आ रहा राधा जी, देख लो बच्चों को कैसे तेज चलूं। तापमान क्या लिखे हो, वायुत्क्रमण, तापमान व्युत्क्रमण में तापमान, उपासना जी ठंड रखे, अब अभी टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं बता रहा हूं। क्यों अभी टेम्परेचर इन्वर्जन पे चले गए? अभी तो टेम्परेचर का जो लैप्स हो रहा वही नहीं समझ में आ रहा, तो टेम्परेचर इन्वर्जन पे चले गए हो आप। थोड़ा ठंड रखो। ये क्लियर हो गया सबको? इसे ही कहते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट। ये जब मेजर किया जाता है तो ये शांत वायु में मापा जाता है। शांत वायु, ऐसा नहीं कि हवा चल रही हो तब मापेंगे, एकदम वायुमंडल शांत हो तभी मापेंगे। क्लियर है सर? थोड़ी क्वालिटी बढ़वा दो। क्वालिटी यहाँ फुल है, क्वालिटी आपको अपनी ओर से बढ़ानी पड़ेगी, है ना। यहाँ क्वालिटी फुल है, जितना क्वालिटी चाहिए। ये समझ में आ गया सबको? चलिए अगले मुद्दे पर आते हैं। इसके बाद है, हाँ अब तापमान घटता है, इतनी बात क्लियर हो गई। हर एक किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, जिसे आप कहते हो नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर। अब अगला प्रश्न यहीं से, अगर हम यहां से यहां चले आए और यहां से यहां चले आए तो तापमान घटकर कितना हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा से अगर हम ऊंचाई पर जाएं, भूमध्य रेखा से ऊंचाई पर जाएं और जहां क्षोभ मंडल समाप्त हो रहा है उसे कहते हैं क्षोभ सीमा। इसे क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा, यानी इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोपॉज। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। जहां क्षोभ मंडल समाप्त हो रहा है उसे कहते हैं क्षोभ सीमा, ट्रोपोपॉज। तो इस ऊंचाई पर चले आए, भूमध्य रेखा से ऊपर जाते 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 हम क्षोभ सीमा की ऊंचाई पर चले आए, तो यहां पर तापमान क्या होगा? अगर हम ध्रुवों से ऊंचाई पर जाते जाते हम क्षोभ सीमा के पास चले आए तो यहां पर तापमान क्या होगा? तो यहां तापमान होता है -80 डिग्री सेल्सियस और यहां तापमान होता है -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यहां लिखा होगा कहीं, ये देखिए ये लिखा है। क्लियर? बात समझ में आई? अब आप कहोगे कैसे मेजर किया जाता है? बेसिकली सतह का औसत तापमान मान लिया जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी की सतह का औसत तापमान माना जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 1-1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाते हैं और ये लैप्स ऐसे करके आता है। और एकदम गणितीय फॉर्मूले से नहीं निकाला जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर तापमान अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा अंतर आता है। बात क्लियर?
तो ये बात समझ में आ गई कि क्षोभ मंडल की स्थिति क्या है। क्षोभ मंडल वो मंडल है जहां जीवन संभव है। इसी कारण से मौसम संबंधी सभी घटनाएं, मौसम संबंधी सभी घटना इसी मंडल में होती हैं। मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसी में, चक्रवात आना, तूफान आना, हवा का चलना, सब कुछ इसी वायुमंडलीय परत में घटित होती है। ठीक, इसके बाद आता है अगला मंडल हमारा है समताप मंडल। तो हम आ जाते हैं समताप मंडल को समझने के क्रम में। देखिए सबसे पहला मंडल हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने इतना पतला नहीं किया, सबसे पहले हमने क्या देखा, 8 से 18 किलोमीटर ये ट्रोपोस्फियर था। इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये हमको मिलेगा 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये ट्रोपो यानी क्षोभ मंडल, ये स्ट्रेटो। यानी समताप मंडल। अब जरा ध्यान से सुनिएगा समताप मंडल की कहानी। नाम तो बेशक समताप है, नाम तो बेशक समताप, ये तिरछा नहीं है, सीधी। ठीक, नाम तो बेशक समताप मंडल है, लेकिन तापमान नहीं ऐसा समान होता। देखिए कहने के लिए समताप है, लेकिन कैसे, अब बात करते हैं। इसकी ऊंचाई कहां से, 8 से 50 किलोमीटर तक और 18 से 50 किलोमीटर तक। यानी इसकी ऊंचाई 8 और 18 से 50 किलोमीटर तक होती। ध्रुवों से भी 50 किलोमीटर, भूमध्य रेखा से भी 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर जाएंगे तो हमको समताप मंडल में। ठीक यहां पर पाई जाती है ओजोन गैस, और ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ओजोन गैस यूवी रेज को अवशोषित करती है, जिसकी वजह से इस वायुमंडलीय परत का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। यानी यहां से अगर हम ऊपर गए तो तापमान कम हुआ और यहां पर आके तापमान मिला -45 डिग्री सेल्सियस, यहां पर आपको तापमान मिला -80 डिग्री सेल्सियस, और इसके अगर एवरेज तापमान को देखा जाए तो -58-59 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। लेकिन यहां से अगर हम ऊपर जाते हैं, यहां से अगर हम ऊपर जाते हैं तो लगभग 8-9 किलोमीटर तक ऊंचाई तापमान नहीं बढ़ता, लेकिन इसके बाद तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और यहां आते आते तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। -58 से 0 डिग्री सेल्सियस का सफर शुरू किया। कैसा, -58 है और ये बढ़ते बढ़ते प्लस होते होते 0 डिग्री सेल्सियस यानी 58 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। इस वायुमंडलीय परत में धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ओजोन द्वारा पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किया जा रहा है। ओजोन पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, जिसकी वजह से इस वायुमंडलीय परत का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। तो समताप मंडल में तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। और क्यों बढ़ता है, क्योंकि ओजोन यूवी रेस को रोकती है या एब्जॉर्ब करती है। बात क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। -45 है भाई, माइनस है ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ठीक, ये बात समझ में आ गई यहां तक, फटाफट बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई, बताइए। हाँ एक बात और बतानी इसमें, यहां तक समझ में आ गई।
हे भगवान, भरत, हे भगवान, मारो मुझे मारो। कणों और आयतन का क्या रिलेशन है भाई? कहाँ पढ़ के आए हो? कोई कण भी ना हो तब भी तो किसी चीज का आयतन होगा। मान लीजिए हम वैक्यूम क्रिएट कर दें किसी जगह पर, तो उसका वॉल्यूम समाप्त हो जाएगा क्या? हम किसी जगह पर वैक्यूम क्रिएट कर दें, सारे गैसों को निकाल दें, तो क्या वॉल्यूम समाप्त हो जाएगा? आयतन ही नहीं होगा उसका कोई। अंतरिक्ष का कोई आयतन नहीं होता है। हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर कोई गैस नहीं है, तो क्या उसका कोई आयतन नहीं है? वो हमारी पृथ्वी से भी बड़ा आयतन लेके घूम रहा है। कैसी बात कर रहे हो भरत? गैस का बढ़ना ब्रिजेश जी कल ही समझाए थे, कल ही समझाए थे आप लोगों को कि भारी गैसें सतह के पास होती हैं, हल्की गैसें सतह से दूर होती हैं। यानी पृथ्वी की सतह के पास भारी गैसें सतह के पास रहेंगी, इसलिए गैसों का घनत्व तो अधिक रहेगा। जैसे जैसे ऊंचाई पर हम जाते जाएंगे, भारी गैसें कम होती जाएंगी और हल्की गैसों की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए ऊंचाई के साथ गैसों का घनत्व कम होता है ब्रिजेश जी। जी हाँ, ट्रोपोस्फियर में ही मौसम की घटनाएं होती हैं। एक लड़का कह रहा आप बात को समझ नहीं रहे हैं। क्या नहीं समझ रहे हैं, देखा जाए। शिखर, आप बात को समझ नहीं रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। अरे भाई, तो पूरा प्रश्न लिखोगे, बात तो आधा अधूरा लिखोगे, बात को समझ नहीं रहे, प्रश्न लिखो। शिखर, क्या सब प्रश्न लिख रहे हो? और साइंस का मत लिखना, ज्योग्राफी का लिखना, क्योंकि फिजिक्स कहती है। अब फिजिक्स और इसमें बहुत फिजिक्स और यहां अंतर आएगा भाई। अगर हम प्रेशर, अब देखिए आप कहां जा रहे हो भरत, शिखर, शिखर आप कहां जा रहे हो? टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, तीनों को एक साथ मैच कर रहे हो। जब गैसों का कण रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक, आप यहां वाला फॉर्मूला अपना रहे हो, जो आपको पता ही नहीं है। कहीं का कुछ भी घुसेड़ दोगे आप, वेरीफाई करोगे, हमसे कह रहे हो आप समझ नहीं रहे हैं। मजाक बना लियो क्लास को आप लोग। हमसे कह रहे हो समझ रहे, आप गलत चीज गलत जगह उपयोग कर रहे हो भाई। आप कह रहे हो कि प्रेशर बढ़ेगा, मैं कब प्रेशर की बात किया हूं? आप कह रहे हो यहां कण रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, आप ये कह रहे हो, और मैं तो प्रेशर की बात ही नहीं कर रहा हूं। आधी अधूरी जानकारी लेके घुस जाते हो आप लोग। पढ़ा कुछ रहा हूं, सुन कुछ रहे हो, कह कुछ रहे हो, साइंस घुसेड़ दे रहे हो यहां पर। ये भूगोल है। तो मत बताइए ना, जो मैं बता दिया तो आप मुझे क्यों बता रहे हो? जब मैं बता दिया कि 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस, तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, ये मीटर हो गया। यहाँ 1000 मीटर है, ये 165 मीटर है, इसी को 1 किलोमीटर कहते हैं। ये समझाना पड़ेगा। ये कैसे हुआ? इसका एवरेज है, ये एवरेज है। मतलब ये आगे आप जब पढ़ोगे ना, जब, यहाँ नहीं बताऊंगा। ये तो, ये बेमतलब का बता दिया, इसको हटा दो। एनसीईआरटी में नहीं दिया, जब पीसीएस वाला पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। हटा दो इसको, पीसीएस वाला पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। प्रेशर बढ़ेगा, आयतन घटेगा, ये सब थोड़ा समझिए, फिजिक्स है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, कहीं का कोई चीज़ मत लाया कीजिए। थोड़ा इस बात को समझ के कुछ बात बोला कीजिए। और एक चीज़ और, लिखने के संदर्भ में
भाषा में सुधार कीजिए, पूरा प्रश्न लिखिए। जब मैं पढ़ूंगा पूरी बात जब मुझे समझ में आएगी तभी बोलूंगा। आप अधूरा लिखोगे तो अधूरा ही समझूंगा, पूरा लिखोगे पूरा समझूंगा। आप समझो ना, फिर आप हमसे कहोगे कि आप समझ नहीं रहे हैं। ये भाषा नहीं है, उचित भाषा नहीं है। आप ना सिविल सर्वेंट बनने वाले हो। अगर आप एसडीएम बन गए और योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम हैं, आप उनसे जाके कह दिए आप समझ नहीं रहे हैं, तुरंत सस्पेंड कर देगा, तुरंत सस्पेंड कर देगा वो। भाषा में सुधार लाइए, यही तो पढ़ाना है। चलिए अब आते हैं। भाई मुझे पढ़ाते समय ना मुझे ज्ञान वान मत दिया करो आप लोग। देखिए अब आ जाते हैं वायुयान के उड़ने का। अच्छा, अगर आप लोग हवाई जहाज में यात्रा किए हो, अगर आप लोगों में से किसी ने भी हवाई जहाज में यात्रा की हो, तो सामान्य तौर पर हम ये पढ़ते हैं वायुयान उड़ते हैं। देखिए वायुयान यहाँ भी उड़ते हैं, यहाँ भी वायुयान उड़ते हैं, यहाँ भी वायुयान उड़ते हैं। एक छोटी दूरी के जो यान होते हैं, आप देखोगे दिल्ली से मुंबई जाना हो या मुंबई से चेन्नई जाना हो या दिल्ली से चेन्नई जाना हो, वो सब क्षोभ मंडल पे ही उड़ते हैं। हाँ, क्षोभ मंडल में ही अधिक ऊंचाई पर उड़ेंगे, जितनी दूरी बढ़ती जाएगी ऊंचाई पर अधिक उड़ते चले जाएंगे। ठीक, लेकिन जब हम बात करते हैं जेट प्लेन की, हम बात करते हैं जेट प्लेन की, हम बात करते हैं जेट प्लेन की, तो जेट प्लेन यहां उड़ाया जाता है, जेट प्लेन यहां उड़ेगा। क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि मौसम संबंधी दशाएं नहीं होंगी। ठीक, मैंने क्या कहा? मौसम संबंधी दशाएं। आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि मौसम के तत्व कौन कौन से हैं, जिसमें आपका पवन आ जाएगा, तापमान मतलब पवन वायुदाब आएगा तो उसी से पवन निकल के आएगा। तो मौसम संबंधी दशाएं यहाँ होती हैं, यहाँ नहीं होती। अब आप सोचिए, अगर कोई जेट प्लेन, एक उदाहरण से समझिए, अगर कोई जेट प्लेन यहाँ से चल रहा है 400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से और इधर से हवा आ रही है, हवा आ रही है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो आपके जेट प्लेन की गति क्या हो जाएगी? तो आपका जो जेट प्लेन होगा वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा, क्योंकि हवा के द्वारा फ्रिक्शन होगा और जेट विमान की गति कम हो जाएगी। अब अगर आप सोचो, अगर आपका जेट प्लेन पाकिस्तान के ऊपर बम गिराने जा रहा है और उधर से हवा चल गई और वो क्षोभ मंडल में उड़ रहा है, तो अगर हवा चल जाएगी तो जेट प्लेन की गति कम हो जाएगी और आसानी से वो पकड़ में आ जाएगा। इसलिए जेट प्लेन कहाँ जाएगा? यहां से उड़ेगा तो यहां पहुंच जाएगा, यहां हवा नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होंगी तो ये हवा चलने की जो स्थिति है ये खत्म हो जाएगी। अब आप जेट प्लेन को 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वहां पर उड़ाओगे। अगर आप यहां उड़ाओगे और यही 400 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड प्राप्त करना चाहते हो, तो जैसे गाड़ी को तेज भगाने के लिए एक्सीलेटर दबाया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है तो गाड़ी तेज भगती है, तो यहां भी हमारे जेट प्लेन का एक्सेलरेटर दबाना पड़ेगा। और जब हम एक्सेलरेट करेंगे उसको तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा, यानी तेल बड़ी मात्रा में खर्च होगा। और जब तेल बड़ी मात्रा में खर्च होगा तो सीमित मात्रा में ही तो तेल होगा जहाज को आगे ले जाने के लिए, तो जहाज कम दूरी तक ही फ्लाई कर पाएगी।
और अपने मिशन को कंप्लीट किए बिना ही बेचारे को वापस आना पड़ जाएगा। जी हाँ, एकदम ज्योति जी कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि जेट प्लेन कहाँ उड़ाए जाते हैं। तो ये है जेट, ये है सामान्य। ये बात क्लियर हो गई। क्लियर हो गई। बता दो जल्दी से आगे बढ़ा जाए आप लोग। चलिए, अनु जी कह रही हैं क्लियर हो गया। अगली बात आते हैं। अगली बात, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा ये हमारा 8 से, अरे सबसे पहले हमने देखा 8 से 18 किलोमीटर। इसके बाद हमने देखा 50 किलोमीटर। ठीक, तो ये ट्रोपोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर। यहाँ हमने तापमान को घटते हुए देखा, यहाँ हमने तापमान को घटते हुए देखा, यहाँ हमने तापमान को बढ़ते हुए देखा। यहाँ आते आते 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। यहाँ पर तापमान -80 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ 0। अगला वायुमंडलीय परत जो है हमारा, वो है मीसोस्फीयर, यानी मध्यमंडल। मध्यमंडल क्योंकि ये बीच में है, इसलिए इसे मध्यमंडल कहते हैं। कहाँ पर है? बीच में। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ठीक, अब इस वायुमंडलीय परत में तापमान बढ़ता है कि घटता है? देखिए, इस वायुमंडलीय परत में गैसों का घनत्व कम, गैसों का घनत्व कम होता जाता, जिससे जिससे तापमान कम होता जाता। क्लियर? इस वायुमंडलीय परत में जैसे जैसे ऊंचाई पर हम बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे गैसों का घनत्व कम होता जाता है और तापमान घटता चला जाता है। और जहां ये मध्यमंडल समाप्त हो रहा है, वहां तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? -100 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है? क्योंकि गैसों का घनत्व कम हो रहा है। गैसों का घनत्व, गैस के कण दूर दूर हो रहे हैं, इसलिए तापमान कम होता जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ओजोन जैसी गैस आदि नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से सामान्यता नहीं पाई, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान घटता चला जाता है। बात ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर तापमान, ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। ठीक, इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस है। यहां मैं केवल एनसीईआरटी को फोकस करके चल रहा हूं, बता रहा हूं आपको। रिवीजन जो समझा दे रहा हूं अच्छे से समझ लीजिए, पीडीएफ दे दूंगा, उसको देख के पढ़ लीजिए। जहां कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आए, वीडियो को भगा के वहीं देख लीजिए। बस रिवीजन का ये तरीका है। और नोट्स को रिवाइज करते रहिए, है ना। तो एक चीज और बताना है, उल्का पिंड। यहाँ पर केवल उल्का पिंड से संबंधित बात ही है ना, और कुछ तो नहीं है एनसीईआरटी में, क्योंकि केवल एनसीईआरटी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, नहीं तो अनावश्यक बातें शामिल हो जाएंगी। चलिए, अब देखिए,
एक पॉइंट और यहां पर, यहीं पर उल्का पिंड जलने लगते हैं, मेटेओराइट्स जलने लगते हैं। देखिए, हमारे वायुमंडल में उल्का पिंड आ रहे हैं, तो वायुमंडल में कहां से उल्का पिंड होके आ रहे हैं? वायुमंडल में उल्का पिंड तो यहां से ही इंटर करेंगे, ऐसे इंटर करते हुए वायुमंडल में आ रहे हैं, यहां आकर उल्का पिंड जल रहा है, इस जगह पर आकर, इस वायुमंडलीय परत में आकर उल्का पिंड जल रहा है। यहां पर उल्का पिंड जलने लगा। यहां क्यों नहीं जला, यहां क्यों नहीं जला, यहीं आकर क्यों जला? इसके पीछे दो कारण। पहला कारण, जब ऊपर से उल्का पिंड नीचे की ओर यानी पृथ्वी के सतह की ओर बढ़ता है, तो गैसों का घनत्व, यहां गैसों का घनत्व सबसे कम, उससे अधिक घनत्व यहां पर, उससे अधिक गैसों का घनत्व यहां पर, तो गैसों का घनत्व बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से उल्का पिंड और गैसों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होता है, घर्षण होता है। और घर्षण की वजह से, चूंकि उल्का पिंड धीरे धीरे तो आ नहीं रहा है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बहुत तीव्र गति से आ रहा है, तो अत्यधिक घर्षण के कारण उल्का पिंड जलना शुरू कर देता है। उल्का पिंड जलते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि एक घर्षण, ठीक, गैसों और उल्का पिंड के बीच घर्षण होता है। और दूसरा, कोई चीज तभी जलेगा जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा, और दूसरा, यहां पर ऑक्सीजन उपस्थित होता है। आपको बताया था कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन पाया जाता है, इसलिए कभी कभी उल्का पिंड तापमंडल में भी जलने लगते हैं, यदि उतना घर्षण प्राप्त हो जाए। तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई से जैसे ही अंदर, यानी अगर हम देखें यहां पर, अगर हम यहां देखें तो कभी कभी उल्का पिंड इस भाग में भी जलेंगे, कभी कभी उल्का पिंड इस भाग में भी जलने लगेंगे, लेकिन शर्त यह है कि इतना घर्षण हो जाए कि तापमान बढ़े और यहां ऑक्सीजन मिलते ही आग लग जाएगी उसमें। क्लियर? लेकिन अधिकांश उल्का पिंड यहां की बजाय इस भाग में जलते हैं। क्यों? क्योंकि पर्याप्त घर्षण के साथ साथ यहां ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ जाती है, इसलिए उल्का पिंड ताप मध्यमंडल में जलना शुरू कर देते हैं। बात क्लियर? तो उल्का पिंड यहां पर जलने लगते हैं। बात क्लियर? तो ये बात तो क्लियर हो गई कि सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत है। दूसरी बात क्लियर हो गई, यहां उल्का पिंड जलने लगते हैं। तीसरी बात, जब क्षोभ मंडल और समतापमंडल के को अलग करने की बात आई, तो मैंने कहा इसे क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा यानी कि ट्रोपोपॉज। जब समतापमंडल और मध्यमंडल को अलग करने की बात आई, तो इसे कहते हैं समताप सीमा। समताप सीमा यानी ट्रोपोपॉज, सॉरी स्ट्रेटोपॉज। और यहां पर तापमंडल, इसके ऊपर क्या है? तापमंडल। तो जब मध्यमंडल और तापमंडल को अलग करने की बात आई, तो इसे कहते हैं मेसोपॉज, मध्य सीमा। मध्य सीमा। और इसी मध्य सीमा के पास तापमान होता है -100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? अंशा, अंशा जी, गैस कम होता है, ऐसा तो नहीं है कि गैस नहीं होता है, गैस कम होता है। कुछ भी गैस रहेंगे तो कुछ तो घर्षण जनरेट करेंगे ही करेंगे, ऐसा तो नहीं कि करेंगे ही नहीं। गैस कम होना और गैस नहीं होने में अंतर है। कुछ गैस हैं जो घर्षण उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गैस नहीं है, गैस है, इसलिए घर्षण उत्पन्न हो रहा है। अंशा जी, आपके प्रश्न का उत्तर। कितनी बार एक ही बात लिख रहे हो अंशा जी आप? शारदा वर्मा, सर ओजोन के बारे में
नहीं, ओजोन के बारे में जितनी ज़रूरत है यहाँ पर उतनी बताया हूँ मैं। जब हम पीसीएस की क्लास करेंगे तो वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो केवल आपकी आधारभूत समझ ही बताई जा रही है। एनसीईआरटी में जो जितना दिया है उतने पे ही डिस्कस किया जाएगा। ओजोन के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, चैपमैन साइकिल भी बताऊंगा, लेकिन जब पीसीएस का सिलेबस शुरू करूंगा तब। अभी तो एनसीईआरटी चल रही है, तो जितनी एनसीईआरटी में काम की चीजें हैं वो सारी चीजें बता दूंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा, कोई पॉइंट छोड़ूंगा नहीं एनसीईआरटी का। लेकिन अतिरिक्त चीजें जो हैं एनसीईआरटी खत्म होने के बाद पीसीएस का सिलेबस जब शुरू करूंगा तब अतिरिक्त चीजें बताऊंगा। तब तक आपको ये तो पता रहेगा कि समतापमंडल में ओजोन पाया जाता है। और ओजोन, वैसे एक चीज और बता दूं, चूंकि आप पूछ दिए हो तो एक जानकारी आपको दे देता हूं। ओजोन कहाँ लिखा हूं, देखिए, ओजोन जो पाई जाती है 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच। ओजोन कहां से कहां तक पाई जाती है? 10 से लेके 50। ओजोन पाई जाती है 10 से लेके 50। जो क्षोभ मंडल में ओजोन पाई जाती है उसे बैड ओजोन कहते हैं। जो समतापमंडल में पाई जाती है उसे गुड ओजोन कहते हैं। और ये परावैगनी, तीन परावैगनी, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, तीनों को ही अलग अलग तरीके से रोकने का काम करती हैं। नहीं, अनुजी, सभी उल्कापिंड नहीं जलते। जो बड़े उल्कापिंड होते हैं वो पृथ्वी की सतह से भी टकराते हैं। अब सोचिए, अगर आप देखे होंगे महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक झील है लोनार झील। लोनार झील उल्कापिंड द्वारा ही निर्मित है, उल्कापिंड के टकराने से निर्मित झील है। यानी आपको पता है, जब कहा जाता है कि डायनासोर का समय था, डायनासोर उल्कापिंड के वर्षा की वजह से खत्म हुए, खूब उल्कापिंड उस समय आए। उसमें कुछ बड़े उल्कापिंड भी थे, कुछ छोटे उल्कापिंड भी थे। तो जो उल्कापिंड जल गए वो तो जल गए, जो बच गए वो धरती से टकराए और बड़ी बड़ी झील बनाए। जो छोटे थे वो नहीं झील बना पाए, तो ऐसे पड़े हुए हैं, अफ्रीका में कई उल्कापिंड पड़े हुए हैं। इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद ही मैं दे देता हूं, 2 घंटे के बाद ये अपलोड कर दी जाती है। मेरी बहन नंदिनी, कल भी मैं आप लोगों को बताया था कि ये एनसीईआरटी की जो पीडीएफ है, जो आप कह रहे हो एक साथ अपलोड करवा दीजिए, दोबारा इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा। ये अगर कोई चैप्टर छठी क्लास में भी है, 7वीं क्लास में भी है, 8वीं क्लास में भी है, या 11वीं 12वीं में भी है, तो सारे चैप्टर के मैटर को इकट्ठा करना पड़ता है, फिर एक फॉर्मेट में लाना पड़ता है, एक सीक्वेंस में लाना पड़ता है, फिर उसकी इंग्लिश भी बनानी पड़ती है। उसके बाद वो पीडीएफ आपके लिए तैयार होता है। आपको लगता होगा कि बड़ा आसान काम है, यहाँ से गए उठा लिए, यहाँ से गए उठा लिए, यहाँ से गए उठा लिए। ऐसे उठाना नहीं पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। अनावश्यक लाइनें होती हैं जो आपके पीडीएफ में नहीं जानी चाहिए। सब सीक्वेंस बनाना पड़ता है कि इस लाइन के बाद ही ये लाइन आनी चाहिए, इस लाइन के बाद ही ये लाइन आनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। और ये मेरे पास बना हुआ रखा नहीं है। इस तरह से 50 घंटे में पहली बार एनसीईआरटी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मेरे पास बना हुआ नहीं रखा है ये पीडीएफ जो मैं आपको देता हूं। मैं रोज का रोज 4-4, 5-5, 6-6 घंटे लगा के बनाता हूं इसके लिए। तो कल भी मैं बताया था और आज भी आप पूछ रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने समझदार नहीं हो कि जो इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दे दिया उसी प्रश्न का उत्तर मैं आज भी दूं, उसी प्रश्न का उत्तर मैं फिर कल दूं, उसी प्रश्न का उत्तर अगले दिन दूं। तो ये लगता है कि मेच्योरनेस आप लोगों की क्या है। तो बन जाएगा तो दे दूंगा। अगर आपको पीडीएफ आवश्यक है तो आप एनसीईआरटी की साइट पर जाइए, साइट पे लिखिए क्लास 6 एनसीईआरटी, क्लास 7 एनसीईआरटी, क्लास 8, जो भी और सब्जेक्ट का टाइटल होगा वहां से डाउनलोड कर लीजिए। सभी क्लास की एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी।
अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन को मैं बता दूं। दुर्गा, क्या क्वेश्चन है आपका? अरे पगली, अरे पगली, अरे भगवान, मारो मुझे मारो। ये लड़की कह रही, क्या कह रही है? अरे भाई, ए भैया, ए बहना, यहां जलना शुरू करते हैं, यहां से जलते हुए यहां भी आते हैं, यहां से जलते हुए यहां भी आते हैं। ये इस जलने की शुरुआत यहां से होती है, ये कहा जा रहा है। अरे भगवान, अरे माई बाप, ए मैया, बचाओ रे। ये का बच्चे कह रहे हैं? उल्का पिंड जलना, जलने लगते हैं। कब मैंने कहा यहां नहीं जलते हैं? यहां जलना शुरू कर दिया, उसके बाद ये लगातार जलते हुए पृथ्वी की सतह की ओर आते हैं। ऐसा नहीं कि यहां जल गए और यहां बुझ जाएंगे। अरे माई बाप, क्या कह दिए? अरे भैया, एक एक करके रिप्लाई कर पाऊंगा, दोबारा लिखो क्या है। इतना लंबा लिख दिए, क्वेश्चन दोबारा लिख दिए होते। नहीं, अनामिका सार बैच के नोट्स बनाए, वो मोर देन सफिशिएंट, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। बस आप रिवीजन कीजिए। विशाल, क्वेश्चन लिखिए। चलिए, क्लास के बीच में कमेंट लेता हूं, किसी बच्चे को नहीं समझ में आया उस वो पॉइंट, इसलिए लेता हूं, तो बाद में नहीं ले पाऊंगा ना मेरे भाई। चलिए, मध्यमंडल हो गया। चलिए, अब आ जाते हैं तापमंडल पर, थर्मोस्फीयर। अब देखिए, यही कर लेते हैं इसको। 8 से 18, 8 से 18 किलोमीटर। विशाल का प्रश्न आया? नहीं आया। विशाल का प्रश्न नहीं आया, नहीं आया। आप दोबारा प्रश्न नहीं भेजोगे तो मैं कैसे दूँ? 50 किलोमीटर और ये 80 किलोमीटर। यहां तक की कहानी हो चुकी है। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। ठीक। अब हम चल रहे हैं 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। 400 किलोमीटर, इसे कहते हैं आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर, या तापमंडल। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, तापमान बढ़ेगा। देखिए, यहां आपने क्या देखा था? यहां देखा तापमान घटेगा, क्योंकि गैसों का घनत्व तो कम होगा। यहां आपने देखा तापमान बढ़ेगा, क्योंकि यूवी रेज एब्जॉर्ब की जाएगी। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यूवी रेज एब्जॉर्ब की जाएगी। यहां तापमान पुनः घटेगा, क्योंकि डेंसिटी घटेगी, घनत्व घटेगा। यहां तापमान घटेगा क्योंकि डेंसिटी घटेगा। यहां आप देखोगे तापमान बढ़ेगा। इस वायुमंडलीय परत में, सॉरी, उल्टा एरो लगा दिया, इस वायुमंडलीय परत में तापमान बढ़ेगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों होगा कि इस वायुमंडलीय परत में तापमान बढ़ेगा? इसके पीछे कारण दो हैं। पहले कारण में आते हैं। यहां पर ये हम चेंज करते हैं। यहां पर अनेक खतरनाक तरंगे आती हैं, जिसमें एक्स रेज, यूवी रेज, एक्सट्रीम यूवी रेज, यूवी रेज, भाई यूवी रेज यहीं से तो होकर आएगी यहां तक। यूवी रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, ये सब खतरनाक करे तरंगे, हाईली एनर्जेटिक वेव्स हैं, ये जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर रही हैं।
और यहीं पर पाया जाता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स पाए जाते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम्स इनको रोक लेते हैं, और जब रोक लेते हैं तो ये टूट जाते हैं दो भागों में। रुक कर भाई इतनी एनर्जी देता है कि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाते हैं। नाइट्रोजन भी टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाता है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कहा जाता है विद्युत आवेशित कण। क्या कहते हैं? विद्युत आवेशित कण। और इन्हीं विद्युत आवेशित कणों को कहा जाता है आयन। इन्हीं विद्युत आवेशित कणों को क्या कहते हैं? आयन। तो ध्यान समझिएगा, यहां आयन पाए जाते हैं। यही क्या है? आयन्स हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ही क्या है? आयन है। यही है विद्युत आवेशित कण। तो तापमंडल में आयन्स पाए जाते हैं। ये कहां से आए? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यहाँ एटम्स हैं, इनसे टकराई एक्स रेज, यूवी रेज, एक्सट्रीम यूवी रेज, गामा रेज आके इनसे टकराई, जिससे ये डिसएसोसिएट हो गए, ये टूट गए। किसमें? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या है? विद्युत आवेशित कण है, और इन्हीं विद्युत आवेशित कणों को आयंस कहते हैं। तो यहां पर आयंस पाए जाते हैं। बात क्लियर? विद्युत आवेशित कण यहां पर पाए जाते हैं। अब देखिए, ये विद्युत आवेशित कण या ये आयन आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं। दो काम हो रहा है। एक तो एनर्जी आई और एनर्जी को रोक लिया गया, तो यहां तापमान बढ़ेगा। पहला कारण, भाई सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही है और सूरज की रोशनी को मैं हीट को एब्जॉर्ब कर रहा हूं, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मेरी बॉडी की हीट बढ़ेगी, बॉडी गर्म होगी। क्लियर? तो एक तो हमने इनको रोका तो तापमान बढ़ा। दूसरा, आयंस आपस में टकराते हैं और इस टकराने की वजह से तापमान बढ़ता है। तो दो कारण मिल गए आपको यहां पर तापमान के बढ़ने के। पहला कारण, ये हाई एनर्जी की जो वेव्स हैं, एनर्जी की तरंगे जो हैं, इनको रोका गया। कि पूछा गया कहां जा रही हो? इन्होंने कहा पृथ्वी पर जाना है, मानव को समाप्त कर देना है, पशु पक्षियों को समाप्त कर देना है, वनस्पतियों को समाप्त कर देना है। ये इतनी एनर्जेटिक होती है, बर्बाद कर दे सबको ये। लेकिन भगवान ने ऊपर व्यवस्था कर दी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, दो चौकीदार लगा दिए। कहे चौकीदारों, जब एक्सट्रीम यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज आएंगी तो तुम इनको रोक लेना और पृथ्वी की सतह पर मत आने देना। इन्होंने रोक लिया, गर्म हो गए और गर्म होके बेचारे टूट गए, खुद टूट गए, लेकिन इनको आने नहीं दिए। इसलिए यहां बेचारा तापमान बढ़ गया, और यहां तापमान बढ़ते बढ़ते हो जाता है 1200 से लेके 1800 डिग्री सेल्सियस। कितना? 1200 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान हो जाता है। नहीं, मेसोस्फीयर में नहीं है। मेसोस्फीयर में ओजोन नहीं है भाई। यूवी रेज सब जगह जा रही है। यूवी रेज यहीं से होकर आएगी, यहां से भी होकर आएगी, फिर यहां पहुंचेगी। यूवी रेज जब चलेगी ऊपर से तो यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी, यहां भी आएगी। ठीक, ऐसा नहीं कि यहां नहीं आ रही। यहां ओजोन नहीं है मेरी बहन, मेरे भैया, यहां ओजोन नहीं है। यहां ओजोन है इसलिए रोका जा रहा है। यहां ओजोन नहीं है इसलिए यूवी रेज यहां नहीं रोकी जा रही है। यूवी रेज आती तो यहां भी है भाई। जो भी तरंग आएगी सबसे पहले ऊपरी वायुमंडल से ही होकर आएगी। पता नहीं कहां से आप लोग आए हो। जब कोई, मान लीजिए आपका रिश्तेदार है, अपने घर से चलेगा तो जैसे जैसे बस आगे बढ़ती चली जाएगी, बस में बैठा है तो जिस जिस चौराहे से पार करते हुए चली जाएगी, उस चौराहे से होकर वो भी आएगा।
फिर आपके घर पहुंच जाएगा। तो आप कहोगे सीधे घर से कूद कर आए हो क्या? भाई यहां से आ रही है यूवी, यहां रोक ली गई और यहां रोक ली गई, यहां ओजोन नहीं है, नहीं रोकी गई। यहीं से आ रहा है उल्का पिंड, यहां पर जलना शुरू कर दिया, यहां भी जलेगा, यहां जलेगा, यहां नहीं जलेगा क्योंकि गैसों का घनत्व तो कम है। तो ऐसा थोड़ी है कि कोई तरंग आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है गामा, तो गामा यहां नहीं पहुंच पाती है, यहीं रोक ली जाती है। यहां पे आ रही है एक्स रेज, यहीं पर रोक ली जाती है। कहां हो, कैसे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, कैसे सोच रहे हो? भाई तरंग हमारे बाहरी वायुमंडल से ही आएगी ना होकर। हे भगवान, मारो मुझे मारो। भाई तरंग ऐसे ही तो आएगी इधर। तो कुछ यहां रोकी जा रही है, कुछ यहां रोकी जा रही है, कुछ चीजें यहां रोकी जा रही हैं। क्या O2 का बता दें? ऐसे लिख दो O2 का बता दो, क्या बता दें? कुछ तो लिखोगे आगे पीछे। O2 का बता दो, क्या बता दें? कुछ तो लिखो आगे पीछे। सर फोड़ लूंगा ऐसे ताड़। डबल आवाज केवल आपके यहाँ आ रही है, मेरे यहाँ केवल एक आवाज आ रही है। क्या O2 को पता है भैया? बादल, वर्षा, बताओ बादल। एक पिक्चर आई थी बादल, बॉबी देओल की, बड़ी अच्छी पिक्चर थी उस जमाने में, इस जमाने में थोड़ी अच्छी होगी। तो तापमान बढ़ने का कारण समझ में आ गया। अब नहीं पूछेगा, मैं बादल से पूछा भाई क्या नहीं आया, बस लिख दिया O2 का बता दीजिए, क्या बता दे O2 का। अरे रम्मा रे रम्मा, हे भगवान, हे भगवान, हे ला, हे भगवान, क्या करूं। अब देखिए अगली कहानी, तब समझिए। अब इतना तो पता चल गया यहां आयन पाए जाते हैं। क्लियर? दांत तो बहुत दर्द कर रहा है, अभी देखिए फूला हुआ यहां पर, दवा खाया हूं। उल्का दिखा दीजिए। उल्का कहां से दिखाऊं? चलो अब आ जाते हैं, क्या करना है यहां पर। आयन, हाँ रेडियो तरंग। अब देखिए यहां पर क्या है भाई, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब उपस्थित है, आयन उपस्थित है। यहां से भेजी गई रेडियो तरंग, क्या भैया भेज दो रेडियो तरंग। रक्षाबंधन आ रहा है भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, आ गया रक्षाबंधन, आ गया रेडियो तरंग। रेडियो तरंग चली है ना। अब रेडियो तरंग इसी आयन से टकराई और वापस आ गई धरती पर। अगर ये आयन नहीं होता, अगर ये आयन नहीं होता, ये आयन नहीं होते, तो रेडियो तरंग किससे टकराती? रेडियो तरंग पृथ्वी से भेजी गई, कहीं जाओ ऊपर, हमको गाना सुनना है। कौन सा? मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, यही वाला गाना सुनना था। नीचे से रेडियो तरंग भेजा गया। अगर ये नहीं होते तो ये चली जाती अंतरिक्ष में, लेकिन नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि यहां बैठे थे आयन, हमको नीचे वाले को मेरे पिया गए रंगून गाना सुनाना है, वापस भेज दिए, कहे नीचे जाओ। और यहां मैं लेके बैठा था अपना ट्रांजिस्टर, मिलाया और गाना चला, मेरे पिया गए रंगून, है ना। तो ये कहानी। ज्योति जी क्या रिप्लाई नहीं करे? प्रश्न पूछो तो रिप्लाई करूं, हवा में थोड़ी रिप्लाई करूंगा। ज्योति जी, ज्योति मौर्य जी बताइए, उल्का क्यों धरती पर आते हैं पगले, उल्का क्यों धरती पर आते हैं राम? अच्छा देखो कहां कहां क्वेश्चन पूछते, ये हमारी पृथ्वी है,
ठीक, ये हमारा, अच्छा देखिए अब ये मत पूछिए, अभी बता दे रहा हूं, लेकिन सिलेबस जो टॉपिक के बियॉन्ड क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे, नहीं तो एनसीईआरटी इस जन्म में नहीं खत्म होगा, है ना। टॉपिक के बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। देखिए ये है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, छोड़ दो अब यहाँ आगे नहीं बढ़ते हैं। तो ये है मंगल और ये है बृहस्पति, इसी के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, यहीं से ये उल्का पिंड चलते हैं। अब कुछ उल्का पिंड पृथ्वी से दूर हैं तो आगे निकल जाते हैं, कुछ इसी दिशा में हैं तो इसके वायुमंडल में इंटर कर जाते हैं। भाई पृथ्वी का भी तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो भाई एक तो इस दिशा में ही आ रहे हैं, थोड़ी दूर पर भी आ रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खींच लिया जाता है, तो हमारे वायुमंडल में इंटर कर जाते हैं। अब ये आसान सी चीज है ना। जैसे आप बाइक चलाते हुए जा रहे हो, कोई स्कूटी दिख गई तो आप मुड़ जाते हो, वैसे ही यहाँ ही कहानी है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, आप लोगों की तरह है ये भी। बात क्लियर? तो इतनी बात क्लियर हो गई। 80 से 400 ऊंचाई के साथ तापमान वृद्धि, विद्युत आवेशित कर रेडियो तरंगे, यहाँ सभी माध्यम क्लियर, संचार का काम यहाँ पर हो जाता है। मेसोस्फीयर में ओजोन होती है, अरे पगले मेसोस्फीयर में कहाँ ओजोन होती है? अरे यार ये लड़के कहाँ से पढ़ के आए हैं, अमेरिका से पढ़ के आए हैं क्या ये सब? यहाँ मैं बता दिया, यहाँ बता दिया कि ओजोन केवल 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है, और मेसोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। तो ओजोन मेसोस्फीयर में कहां पाई जाती भाई? दीपक, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी भाई, इस तरह नहीं हो पाएगा कुछ। टाटा बाय बाय, ओके टाटा बाय बाय हो जाएगा। भाई मैं बता रहा हूं ओजोन 10 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती, ये कह रहे हैं नहीं हम ओजोन को पहुंचा देंगे 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कहा है भाई, आप भी तो भगवान हो। अब एक दीपक का प्रश्न है और है, एक दीपक का है, सेम क्वेश्चन है लेकिन ये सही पूछे हैं। इनका, ये दीपक सिंह जी हैं, वो दीपक अलग थे, कि ऑक्सीजन होती है तो क्यों आयन, ऑक्सीजन मेसोस्फीयर में भी तो ऑक्सीजन होती है तो वहां क्यों आयन, अरे हाँ ये अच्छा प्रश्न पूछा इस दीपक सिंह जी ने। वाह दीपक, तुम्हारे पास दिमाग है। आ जाओ भैया दीपक, तुम्हारे पास, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं, कहाँ गए तुम्हारा चित्र, आ जाओ दीपक। चलो, दीपक जी का कहना है कि ऑक्सीजन तो यहां भी है, यहां आयन क्यों नहीं बनते? बनते हैं आयन, इस भाग में भी बनते हैं, लेकिन अधिकांश एक्सरेज, एक्सट्रीम यूवी रेज और गामा रेज, अधिकांश का यहीं पर रोक लिया जाता है, इसलिए यहां भी आयन बनते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में आयन बनते हैं। तो दीपक जी, दीपक सिंह वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो दीपक जी यहां भी आयन बनते हैं, मेसोस्फीयर में भी आयन बनते हैं, केवल ऊपरी भाग में, हम मैं कह दूं यहां पर ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में आयन बन रहा है केवल यहां पर। अधिकांश एक्सरेज, अधिकांश एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यूवी रेज और गामा रेज यहीं रोक ली जाती हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में यहां पर पहुंच पाती हैं, तो यहां भी आयन बनते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, और इतनी कम मात्रा में कि वो तापमान बढ़ाने में अपना रोल प्ले नहीं कर पाते। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं बहिर्मंडल, सबसे ऊपर वाला भाग, सबसे ऊपर वाला भाग। ये एनसीईआरटी के हिसाब से 1600 किलोमीटर और आमतौर पर 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसे कहते हैं एक्सोस्फीयर।
एक्सोस्फीयर, इसे क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर। बहिर्मंडल, यहां पर गैसों का घनत्व, डेंसिटी बहुत कम होती है और यहां पर गैसें अलग अलग, जो हल्की गैस है वो इस परत में, एक हल्की गैस, फिर दूसरी हल्की गैस परतों के रूप में पाई जाती है। ठीक, तो ये सबसे ऊपरी परत है, ये वायुमंडल की पतली परत है, बहुत कम जानकारी है। हल्की गैसें हीलियम और हाइड्रोजन यहीं पाई जाती हैं, और हीलियम हाइड्रोजन चूंकि गैस मूव कर रही है और गुरुत्वाकर्षण बल यहां कम हो जाता है तो निकलकर बाहर भी चली जाती हैं, कहीं चलो घूमने, टाटा बाय बाय। तो ये हमारे वायुमंडल को छोड़कर कुछ हीलियम, कुछ हाइड्रोजन छोड़ के चली जाती हैं हमारे पृथ्वी को। आठ से 18, भैया एकदम सही आपने समझने की कोशिश कीजिए। अब यहां तक हो गया, अब आपके डाउट ले लेता हूं मैं, जिसके डाउट हो एक एक करके दीजिए, पूछिएगा, मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले शादाब, शादाब कह रहे हैं कि 8 से 18 किलोमीटर के अंदर धूल कण ज्यादा होंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। एकदम सही होगा, एकदम सही पकड़े हो, एकदम सही पकड़े हो। लेकिन सतह के पास ऊंचाई के साथ धूल कण की मात्रा कम होती जाती है लल्ला। धूल कण भारी गए है ना, तो पृथ्वी की सतह के पास 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक ज्यादा पाई जाती है, उसके ऊपर बहुत कम नाम मात्रा में पाई जाती है, जो आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में ही काम आ पाती है। तो सतह के पास, इसीलिए सतह के पास तो तब टेम्परेचर ज्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, और गैस क्यों नहीं है? और गैस भी है, हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है, लेकिन मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही आयनीकरण होता है, वो नहीं टूटती हैं। आगे, बहिर्मंडल में तापमान बढ़ता है, यहां तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक, यहां बहिर्मंडल में तापमान बढ़ता है, तापमान अधिक होता है। अगला क्वेश्चन। पीसीएस का सिलेबस तो पहली क्लास में ही आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में दे दिया था, तो 10 बार पीडीएफ पीसीएस के सिलेबस को देने की क्या जरूरत? जो पहली क्लास थी उसमें पीसीएस का सिलेबस दे चुका हूं मैं। एक्स रेज, यूवी रेज कैसे उत्पन्न नहीं होती? ये सूर्य से आती हैं, सन से आती हैं, उत्पन्न नहीं होती, यहीं से सब निकल के आती हैं। एक्स, यूवी, गामा, है ना, विजुअल रेज, सब रेज सन से उत्पन्न होती हैं, सन से आती हैं। कहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा खुशबू? क्षोभ मंडल में तापमान कम नहीं होता, ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। गलत मत बोलो, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। क्षोभ मंडल में तापमान कम होता है, ये कैसे बोल सकते हो आप? ऊंचाई के साथ तापमान कम होता है। अगर क्षोभ मंडल में पूरे में तापमान ही कम होता तो जीवन कैसे संभव होता? कैसे जीवन संभव हो पाता? हम लोग कैसे जीवन जी पाते? कैसे वनस्पतियां विकास कर पाती? ब्रिजेश जी, सेटेलाइट यहां पर आपके इस क्लास में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, सेटेलाइट के बारे में फिलहाल बता देता हूं। सेटेलाइट दो प्रकार के होते हैं। पहला सेटेलाइट आप साइंस में पढ़ोगे, नियो, लियो, जियो। लो अर्थ ऑर्बिट, नियर अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यानी कुछ सेटेलाइट होते हैं जो ध्रुवीय कक्षा में घूमते हैं, जो कम ऊंचाई पर घूमते हैं। तो जो कम ऊंचाई पर सेटेलाइट घूमते हैं
वो इस भाग में स्थापित किए जाते हैं, इस भाग में स्थापित किए जाते हैं सैटेलाइट। क्लियर। और एक सैटेलाइट होता है जिसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। ठीक, एक तो यहां पर हो गए। हाँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक बच्चा और, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यहाँ स्थापित किया जाता है। और इसके बारे में हम जब, मैं कह रहा हूं जब पीसीएस की क्लास पढ़ाऊंगा तो सारी बातें बताऊंगा। यहाँ की क्लास में पूछो, नई चीज मत पूछो। आंसर में मैप कैसे बनाएं? अरे अभी मैप बनाने की बात ही कहाँ से आई? अभी मैप पढ़ा कहाँ रहा हूँ कि अभी बता दूं? आगे बताऊंगा अभिषेक। अरे भाई, यहाँ भी गैसों का घनत्व कम है, लेकिन यहाँ आयन पाए जाते हैं, यहाँ भी आयन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यहाँ भी पाए जाते हैं। ये भी एक्स रेज, गामा रेज और यूवी रेज को यहाँ भी रोका जाता है, तो यहाँ भी आयन पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ भी तापमान अधिक होता है। कोई और डाउट किसी का? मोहित गौतम क्वेश्चन पूछे, आपका क्या क्वेश्चन था? मोहित गौतम, बता तो दिया, कितनी बार एक ही बात पूछोगे? सर ये ट्रोपोस्फियर 8 से होता है, ये क्या लिखे हुई साल, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। ये ट्रोपोस्फियर 8 से होता है, ये क्या है? अगर आपको एटलस लेना है तो ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस, ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट एटलस लीजिएगा। एक बच्चा ये कहीं से कॉपी करके क्वेश्चन लेके आया, क्वेश्चन पूछा, रुक जा भाई, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। ज्योत्सना, which layer of the atmosphere characterized by the decreasing temperature with the increasing altitude? Decreasing temperature with increasing altitude contain almost the weather phenomena. अरे पागल लड़की, हे भगवान, क्वेश्चन कह क्या रहा है? सुनो हो, सुने हो, दोनों देखो बच्चों, आप उत्तर दीजिएगा। ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है, इसका मतलब ये क्लास समझ नहीं रही है ध्यान से। Which layer of the atmosphere is characterized by decreasing in temperature? यानी वो वायुमंडलीय परत जहां तापमान घटता है विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, ऊंचाई बढ़ने के साथ। यानी प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल की वो परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। ठीक, आगे लिखता है क्वेश्चन, एंड कंटेन ऑलमोस्ट ऑल वेदर फेनोमिना, और उस वायुमंडलीय परत में सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ऐसी वायुमंडलीय परत जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं तथा उस वायुमंडलीय परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, उस वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? ये कोई प्रश्न पूछने वाली है, मारो मुझे मारो, यही प्रश्न पूछोगे मुझसे। अब आप लोग इसका उत्तर दीजिए सब लोग। ऐसी वायुमंडलीय परत जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान घटता है और उसमें सभी वायुमंडलीय घटनाएं पाई जाती हैं, उत्तर दो भाई इसका। सबने उत्तर दे दिया क्षोभ मंडल। ये प्रश्न पूछने लायक था ना? ना, कम से कम क्लास में तो नहीं पूछ सम। एक किसने लिखा समताप मंडल? सौरभ, बहुत मार खाओगे, गलत उत्तर देते हो। मोनू जी आंसर राइटिंग के लिए, यहां से आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दूंगा एनसीईआरटी से, और इस टॉपिक से आएगा मेंस में? नहीं, यहां से नहीं दूंगा। आगे टॉपिक आएगा, एनसीईआरटी का टॉपिक आएगा, आगे आएगा, देंगे, जरूर देंगे, लेकिन इस टॉपिक से नहीं।
ज्योत्सना जी क्लियर हो गया? राम राम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे हमारी बेइज्जती कराओगे तुम लोग। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। पिछली क्लास पढ़ के ही क्लास में आए, अन्यथा आगे की क्लासेस में दिक्कत होगी। जब मैंने कहा जहाँ जो बताऊँ वो चीज़ वहीं पढ़ें, अनावश्यक नई चीज़ लेके ना आए। सैटेलाइट कहाँ छोड़ी जाती, ये कहाँ छोड़ी जाती हैं, वो आगे बताऊँगा। 100 बार कह दिया कि यहाँ केवल एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, अतिरिक्त बातें नहीं बताई जाएंगी। आपको आपकी आधारभूत समझ विकसित करने के लिए क्लास चलाई जा रही है, तो जितना पढ़ाया जाए उतना ही पढ़िए। अतिरिक्त जानकारी मत लाइए, यहाँ पर आलतू फालतू क्वेश्चन मत लाइए, क्लास को खराब मत कीजिए। ये आपके लिए चलाई जा रही है। अनावश्यक प्रश्न पूछोगे तो बेकार होगी क्लास। तो अगली क्लास से केवल समझने का काम कीजिएगा, केवल समझने का, और दिमाग खोल के समझिएगा कि अगर कोई गैस अगर कोई तरंग वायुमंडल में इंटर कर रही है तो सबसे पहले बहिर्मंडल में ही आएगी, उसके बाद तापमंडल में आएगी, उसके बाद मध्यमंडल में आएगी, उसके बाद समतापमंडल में आएगी, उसके बाद क्षोभमंडल में आएगी। यही क्रम होगा आने का। अब वो कहीं बीच में रोक ली जा रही है तो कारण खोजना पड़ेगा। ठीक, तो अनावश्यक प्रश्न नहीं करेंगे कल से आप लोग। आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अनावश्यक प्रश्न आप मत कीजिएगा। और आप लोग कहोगे डाउट आप कमेंट मत देखिए। देखिए, जो बच्चे एकदम नए हैं, अगर उन जैसे मैं क्षोभ मंडल बता दिया, तो क्षोभ मंडल बताने के बाद मैं कहा हूँ आप समझ में आ गया, तो वहाँ मेरा कमेंट देखना जरूरी है, क्योंकि आपका ये पेड बैच है ना। तो समझ में आया कि नहीं। फिर समतापमंडल खत्म हुआ, उसके बाद मैंने पूछा समझ में आ गया। तो जब समझ में आ गया तब मैं कमेंट देखता हूँ। जब एक पार्ट खत्म हो जाता है तो ये मेरी मजबूरी है, ताकि आप मुझसे कंटेक्ट बना के चलो, आपको समझ में आए। तो ऐसा नहीं कि एकदम कमेंट को मैं डिफ्यूज कर दूंगा, नहीं देखूंगा। देखूंगा, कमेंट कम देखूंगा, जहां मैं प्रश्न करूंगा वहीं देखूंगा कि समझ में आ गया कि नहीं। क्लियर? बीपीएससी के लिए इससे अलग क्या है, सिलेबस देख लो। बिहार स्पेशल इससे अलग है, बिहार स्पेशल इससे अलग है। तो चलो भाई, आप लोग आराम करो। शिवानी ठाकुर आपका उत्तर दे दिया। तो चलिए, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ इस क्लास में। तब तक आप स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए, और हिम्मत बांध के आइए कि अनावश्यक प्रश्न नहीं पूछेंगे, ताकि मैं अपने फ्लो में पढ़ा पाऊँ और लंबा सिलेबस कवर कर पाऊँ। जय हिंद।